एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी बसीन। आज हम एक और टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बायोटेक का बहुत ही मेन टॉपिक है, उसे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे सिलेबस में बीएससी ऑनर्स बायोटेक के फर्स्ट सेम का टॉपिक है। और सभी जो स्टूडेंट्स बायोटेक पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, तो इसका नाम है एनिमल सेल कल्चर। ठीक है, एनिमल सेल कल्चर जो टॉपिक है, इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने प्लांट टिश्यू कल्चर डाला है, ट्रांसजेनिक प्लांट डाला है, जीन ट्रांसफ़र मेथड डाले हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल सेल कल्चर की। इसमें क्या क्या हम देखेंगे, जल्दी से वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, रिक्वायरमेंट फॉर एनिमल सेल कल्चर, कल्चर मीडिया फॉर एनिमल सेल कल्चर, सबस्ट्रेट फॉर सेल ग्रोथ, है ना, मेथड ऑफ सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की। तो एनिमल सेल कल्चर बेसिकली जिस तरह से मैंने प्लांट में आपको बताया था कि प्लांट को अगर नेचुरल कंडीशन के बाहर लैब कंडीशंस में हम अगर उसका कल्चर करें तो वो प्लांट कल्चर होता है। उसी तरह से यदि एनिमल सेल्स का कल्चर हम लैब कंडीशन में प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन करके और प्रॉपर कल्चर मीडिया प्रोवाइड करके एनिमल सेल को ग्रो करें ताकि उससे टिश्यू और ऑर्गन जनरेट किया जा सके, तो ऐसे कल्चर को हम एनिमल सेल कल्चर बोलते हैं। ठीक है, इसका बहुत ही महत्व है एनिमल सेल कल्चर का, क्योंकि ऑर्गन डेवलपमेंट, टिश्यू डेवलपमेंट, स्किन डेवलपमेंट, स्किन ग्राफ्टिंग, ये सब एनिमल सेल कल्चर जो है इसी से पॉसिबल हो पाए। और 1907 में जो रॉस हैरिसन थे, इन्होंने सबसे पहले फ्लॉक टिश्यू में कल्चर टेक्निक्स फ्लॉक टिश्यू लेकर डेवलप करी थी। 1940 में चिक एम्ब्रियो का जो टिश्यू है वो कल्चर टेक्निक्स के लिए यूज़ किया जाने लगा, है ना। और 1950 में गे ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ह्यूमन ट्यूमर सेल्स का भी कल्चर पॉसिबल है। लेकिन हैरिसन का जो नाम है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज़ नोन एज फादर ऑफ एनिमल सेल कल्चर, है ना। कई बार क्वेश्चन आता है फादर ऑफ एनिमल सेल कल्चर कौन है ना। और फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मैंने आपको बताया था हैबर्ट लैंड का नाम, ऐसे ही आपको हैरिसन का नाम भी जो है इसमें याद रखना। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स लगेंगी एनिमल सेल कल्चर करने के लिए। तो सबसे पहले एक प्रॉपर लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट हमें लगती है। माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी यहाँ पे एक्चुअली शायद थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। हमें एक प्रॉपर बायोटेक लेबोरेटरी चाहिए, है ना, एक प्रॉपर बायोटेक लेबोरेटरी चाहिए। मेरी टाइपिंग टीम से कभी कभी थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। ये माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी यहाँ नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम एनिमल सेल कल्चर कर रहे हैं। जब हम माइक्रोबियल सेल कल्चर करेंगे तब हमको माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी लगेगी। अभी जो है वो हमें टेक्निकली बायोटेक की लेबोरेटरी लगेगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सेल कल्चर करने के लिए, जैसे कि पेट्री प्लेट्स होती हैं और जो भी वेसल्स होते हैं, कल्चर वेसल, सबस्ट्रेट होता है ना। अगर छोटे लेवल पे कल्चर करते हैं तो फ्लास्क वगैरह चाहिए होता है। जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बिना एनिमल कल्चर संभव नहीं है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्लीन और स्टरलाइज्ड एरिया चाहिए, प्रिपरेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, है ना, एनिमल हाउस चाहिए, और स्टोरेज के लिए बेस्ट फैसिलिटीज़ जैसे ग्लासवेयर, केमिकल, लिक्विड, स्मॉल इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ हमें रिक्वायर्ड है। इक्विपमेंट्स में हमें क्या क्या लगेगा, लैमिनर एयर फ्लो लगेगा, वो मैं आपको जब आप लोग लैब में आएंगे तब दिखाऊंगी कि लैमिनर एयर फ्लो किसको कहते हैं। स्टरलाइजर लगेगा, इंक्यूबेटर लगेगा। इंक्यूबेटर एक ऐसा चैम्बर होता है जिसमें कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके हम कल्चर डेवलप कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर लगेगा, फ्रीज़र लगेगा, बैलेंस, CO2 सिलेंडर, सेंट्रीफ्यूज, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, वाटर प्यूरीफायर, हेमाटोसाइटोमीटर, लिक्विड नाइट्रोजन, फ्रीज़र, स्लो कूलिंग डिवाइस, पिपेट वॉशर और डीप वॉशिंग सिंक। ये सब जो है ये बेसिकली एक लैब में, एक इस्टेब्लिश्ड लैब में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, है ना। तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लैब में भी हैं। जब आप डिपार्टमेंट आना शुरू करेंगे तो मैं आपको वहाँ ये सब चीज़ें बताऊंगी। देन कल्चर वेसल्स, है ना, कल्चर टिश्यू। इन दी टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी दी सेल्स आर अटैच टू अ सरफेस ऑफ अ वेसल विच सर्व्स एज सबस्ट्रेट एंड ग्रोथ। जो कल्चर वेसल, कल्चर करने का जो वेसल रहता है उसमें हम सबसे नीचे सबस्ट्रेट जमाते हैं जिसके ऊपर सेल्स को अटैच किया जाता है ग्रोथ के लिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस अटैच टू द नेचर ऑफ द मटीरियल। अब सबस्ट्रेट क्या यूज़ करना है, सबस्ट्रेट वो चीज़ है जिससे आप जिन सेल्स का
कल्चर करना है उसे अटैच करेंगे। तो जो सबस्ट्रेट का मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज़ को आप सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि द टर्म एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स इज यूज व्हेन द सेल्स रिक्वायर एन अटैचमेंट फॉर ग्रोथ, क्योंकि सेल्स को एक अटैचमेंट चाहिए ग्रोथ के लिए, और वो अटैचमेंट इन्हें कहाँ से मिलेगा, सबस्ट्रेट से मिलेगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के लिए तो हमारे पास एक पूरा अलग से टॉपिक है, हम उसमें पूरा सबस्ट्रेट डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका स्टरलाइजेशन, ये मैंने आपको प्लांट टिश्यू कल्चर में भी बताया था कि स्टरलाइजेशन ऑफ द मटेरियल इज़ वेरी मच नीडेड, क्योंकि स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि मटेरियल को कंटामिनेशन फ्री करना। वो आप ड्राई हीट देके कर सकते हैं, मैंने आपको पीटीसी समझाते समय समझाया था कि आप ओवन के अंदर 150 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करके ड्राई हीट देके स्टरलाइज कर सकते हैं इक्विपमेंट्स को, या फिर आप इक्विपमेंट्स की ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, उनको कवर करके मॉइस्ट हीट पे ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं। यदि आप ऑटोक्लेविंग करेंगे तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करेंगे 15 से 20 मिनट्स तक, ठीक है ना। मॉइस्ट हीट से स्टरलाइजेशन कहलाता है अगर आप ऑटोक्लेविंग करेंगे तो। देन स्टरलाइजेशन बाय फिल्टर्स आप कर सकते हैं। स्टेराइल फिल्टर इज़ अ नॉवल टेक्निक फॉर हीट लाइबल सॉल्यूशन। साइज ऑफ माइक्रोपोर फिल्टर का जो साइज़ होगा वो 0.1 से 0.2 म्यूएम के बीच होगा, और आप स्टेराइल फिल्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, सॉल्यूशंस को किसी भी चीज़ को स्टरलाइज करने के लिए। और फिल्टर किस तरह के मटेरियल से बने होने चाहिए, नायलॉन का बना फिल्टर चलेगा, सेल्यूलोज का बना हुआ फिल्टर चलेगा, एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, पॉलीकार्बोनेट और पॉलीईथर सल्फोनेट, इन सब मटेरियल्स के बने हुए फिल्टर बिल्कुल चलेंगे, है ना। तो आप 3 तरह से स्टेरलाइजेशन कर सकते हैं, या तो आप ड्राई हीट से स्टेरलाइजेशन कर सकते हैं, वो आप ओवन में करेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या आप मॉइस्ट हीट यानी कि ऑटोक्लेव से स्टेरलाइजेशन कर सकते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट्स तक, और या आप फिल्टर से स्टेरलाइजेशन कर सकते हैं। फिल्टर जो है उसका माइक्रोपोर का साइज 0.1 से 0.2 म्यूएम होना चाहिए, है ना, और फिल्टर का जो मटेरियल है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ मेंशन सभी मटेरियल में से कोई ना कोई एक मटेरियल यूज़ किया हो आपने, ठीक है। देन हम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि अगेन हमारा एक डिफरेंट टॉपिक है। जैसा हमने प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़ा था प्लांट टिश्यू कल्चर का मीडिया, वैसा ही हम एनिमल सेल कल्चर में पढ़ेंगे एनिमल सेल कल्चर मीडिया, जो कि सेपरेटली भी इसके बाद हम एक सेपरेट इंडिविजुअल टॉपिक की तरह पढ़ेंगे। कल्चर मीडिया यहाँ पर भी वही होता है जो मैंने आपको पीटीसी में समझाया था कि कल्चर मीडिया एक ऐसा कॉम्पोजिशन है जो कि सेल्स को ग्रोथ के सभी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो है वो बराबर मात्रा में, रिक्वायर्ड मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। और कल्चर मीडिया, जैसा कि मैंने आपको पीटीसी में बताया था कि कंटिन्यूस रिन्यूएशन जो है कल्चर मीडिया का वो समय समय पर होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर नहीं होगा तो एक बार सेल ग्रो किया, न्यूट्रिएंट्स सारा कंज्यूम कर लिया, उसके बाद जो ग्रोथ है वो सीज हो जाएगी, है ना। तो रिन्यूएशन जो है सब कल्चरिंग वो हम यहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है। देन चॉइस ऑफ द मीडियम मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सेल एंड द पर्पस ऑफ द कल्चर। किस तरह के सेल का कल्चर कर रहे हैं और क्यों कल्चर कर रहे हैं, इसमें डिपेंड करता है कि हम कैसा मीडिया यूज़ करेंगे। कल्चर मीडिया 2 प्रकार का होता है, एक तो नेचुरल मीडिया जिसमें ज़्यादातर हमारे बॉडी फ्लूइड और टिश्यू एक्सट्रैक्ट, जैसे कि हमारा सीरम है, सीरम को यूज़ किया जाता है कई बार। एक्चुअली जो एग योग होता है उसको भी मीडिया की तरह यूज़ किया जाता है। देन आर्टिफिशियल मीडिया वो होता है जो ये मार्केट में मैंने आपको पीटीसी पढ़ाते समय पढ़ाया था कि डब्बे प्रिपेयर्ड मिलते हैं जिनमें सारे एडेड जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वो बराबर मात्रा में मिक्स करके पूरा एक पाउडर बना के बाज़ार में मिलता है ना। तो उस तरह का मीडिया आर्टिफिशियल मीडिया कहलाएगा। और मीडिया की खासियत ये होनी चाहिए कि वो सभी न्यूट्रिएंट्स जो है वो बराबर मात्रा में प्रोवाइड करे और उसका पीएच अराउंड 7 होना चाहिए। मीडियम का स्टेरलाइज होना बहुत ज़रूरी है और आइसोटोनिक होना चाहिए मीडियम टू दिस सेल। आइसोटोनिक आप समझते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। इसमें से आइसोटोनिक वो होता है जिसमें जो सेल आप कल्चर कर रहे हैं उसका जो उसके अंदर जो एनवायरनमेंट है और जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सेम हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं वाटर ज़्यादा है तो कहीं सॉल्ट, बिल्कुल इनर और आउटर कंसंट्रेशन ऑफ द सेल शुड बी सेम।
हाइपोटोनिक में बाहर का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा, वो खैर हम बाद में बात करेंगे। आप सिर्फ आइसोटोनिक की बात याद रखिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल है सॉल्ट्स और वाटर का और आउटसाइड द सेल है वो बिल्कुल सेम है, तो देन द सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक। और यहाँ पर एक बात और मैं मेंशन करना अगेन अपने नोट में भूल गई थी, तो ये मेरे टाइपिंग में भी नहीं आया, मगर आप याद से नोट कर लीजिए। हालांकि ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा फेमस जो एनिमल सेल कल्चर के लिए जो मीडिया इस्तेमाल होता है उसका नाम है हैम्स F10 मीडिया। ठीक है, जैसे MS मीडिया इज टू प्लांट टिश्यू कल्चर था, वैसे ही हैम्स HAMS हैम्स F10 मीडिया इज टू एनिमल सेल कल्चर। ये सबसे एक्सेप्टेड मीडिया है एनिमल सेल कल्चर के लिए, और बाकी इसके बारे में डिटेल में हम जब सेल कल्चर मीडिया का टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सबस्ट्रेट सेल ग्रोथ के लिए। मैंने आपको बताया कि जैसे एक वेसल आपने अरेंज किया सेल कल्चर के लिए, उसके नीचे आप सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे, इसी सबस्ट्रेट से आपके सेल्स जो हैं वो जाकर के अटैच हो जाएंगे। तो जो सरफेस अवेलेबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ कल्चर्ड सेल इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। जिस सरफेस पर ये जो कल्चर किए जाने वाले सेल जाकर एंकर होंगे, अटैच होंगे, जिस सतह पर जाकर एनिमल सेल्स जुड़ेंगे अपने कल्चर के लिए, वो जो सतह है उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। और सबस्ट्रेट जो है उसका मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। वो सबस्ट्रेट का मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेल कल्चर को स्पॉइल करे। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो सबस्ट्रेट की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि ग्लास, जैसे कि पैलेडियम मेटल, इन सब को यूज़ किया जा सकता है एज सबस्ट्रेट। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट दी मैथड ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर। अब सवाल उठता है कि हम किस तरह से एनिमल टिश्यू कल्चर को करेंगे। तो सबसे पहले आपने सबस्ट्रेट को स्टेलाइज करा ड्राई हीट से, है ना, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर ऑटोक्लेविंग करके आपने स्टेलाइज करा। 160 पे यदि आप करेंगे तो ओवन में करेंगे, और ऑटोक्लेविंग पे यदि आप करेंगे तो 15 से 20 मिनट्स तक 121 डिग्री पर आप कर सकते हैं, या 15 LBS पे भी कर सकते हैं 20 मिनट्स के लिए स्टेलाइज, है ना। देन मीडिया को भी आप स्टेलाइज करेंगे 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 to 25 मिनट, है ना, बाय द यूज़ ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। सिंपल आप मीडिया को रैप करके और उसे स्टेलाइज कर लीजिए ऑटोक्लेव में। देन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट मैंने आपको PTC समझाते समय समझाया था कि किसी भी प्लांट का वो टुकड़ा जिसे लेके आप कल्चर करेंगे इज नोन एज एक्सप्लांट। एनिमल में भी यही होता है, किसी भी एनिमल सेल का वो पार्ट या एनिमल टिश्यू का वो पार्ट जिसे लेकर आप कल्चर स्टार्ट करेंगे, जिससे आप कल्चर की शुरुआत करेंगे, जिसे आप कल्चर मीडिया में इनोकुलेट करेंगे, उस टुकड़े को एक्सप्लांट कहते हैं, है ना। एक्सप्लांट शुड बी डाइसेक्टेड आउट एंड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल शुड बी डेवलप टू अवॉइड कंटामिनेशन। एक्सप्लांट का को बहुत ध्यान रखना है, उसको स्टरलाइज करना है ताकि उसमें कंटामिनेशन ना हो। अगर एक्सप्लांट में कोई कंटामिनेशन हो गया या एक्सप्लांट जो है उस पर कोई इन्फेक्शन हो गई तो आपका पूरा कल्चर स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, साइट ऑफ ओपनिंग शुड बी स्टेलाइज। जहाँ से आपका कल्चर वेसल ओपन हो रहा है उस पॉइंट को आप स्टेलाइज करेंगे 70% अल्कोहल से, है ना। टिश्यू जो है इज रिमूव्ड एसेप्टिकली एंड यूजुअली प्लेस्ड इन दी बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन। और जो भी आपका एक्सप्लांट है उसको आप बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, और जो भी आप मीडिया यूज़ करेंगे उसमें एंटीबायोटिक स्टेरॉइड डालेंगे ताकि कंटेमिनेशन ना हो, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद आप एक्सप्लांट को डालने से पहले उसका डिसइंटीग्रेशन जरूरी है ना। एक्सप्लांट का डिसइंटीग्रेशन यानी कि अच्छे से टिश्यू का ब्रेक डाउन, जिससे कि वो सेल्स जो हैं वो फ्री हो जाए अपना कल्चर करने के लिए। या तो एक्सप्लांट का डिग्रेडेशन आप डिसइंटीग्रेशन जो है, डिग्रेडेशन नहीं डिसइंटीग्रेशन, जो उसका डीएग्रीगेशन जो है डिसएग्रीगेशन, वो आप मैकेनिकल मेथड से कर सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली टिश्यू की नाइफ से चॉपिंग कर दें, चॉप कर लें छोटे छोटे टुकड़ों में, उस एक्सप्लांट को काट दें कैंची से या फिर चाकू से। और या फिर उसका एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन आप कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर एंजाइमेटिक मेथड यूज़ किया जाता है जब हमें सेल्स की हाई रिकवरी चाहिए होती है। हम चाहते हैं कि सेल्स स्पॉइल ना हो, अच्छे से अच्छा हमें रिजल्ट मिले, तो हम ज़्यादातर एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए या तो हम ट्रिप्सिन एंजाइम यूज़ करते हैं या कोलिजिनेस एंजाइम यूज़ करते हैं, या कभी कभी कोई और एंजाइम जैसे EDTA वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली ट्रिप्सिन को यूज़ किया जाता है टिश्यू को डिसएग्रीगेट करने के लिए, और
वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन होता है जो कि एंजाइम्स की मदद से किया जाता है, ये कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन होता है जिसमें कि आइस का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और यानी कि इतना क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमने एक्सप्लांट को लिया, एक्सप्लांट को स्टरलाइज करा, उसको अच्छे से स्टरलाइज करके और 70% अल्कोहल जो है उस पर डाल के हमारे वेसल के एंट्रेंस पॉइंट पे 70% अल्कोहल डाल के एक्सप्लांट को रेडी कर लिया कल्चर करने के लिए। इसके पहले हमने सबसे पहले करी एक्सप्लांट का डिसएग्रीगेशन। वो दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो हम चक्कू और या फिर कैंची से जो हमारा एक्सप्लांट है उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें, या फिर हम एंजाइम का इस्तेमाल करके डिसएग्रीगेशन करें उस टिश्यू का। तो अगर हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम एंजाइम यूज़ कर सकते हैं ट्रिप्सिन, कोलेजिनेस या कोई भी अदर एंजाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अगर हम ट्रिप्सिन यूज़ करेंगे तो वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन या कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन कर सकते हैं। वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन जो है वो एंजाइम्स की मदद से किया जाता है, और कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन जो है वो आइस की मदद से किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो EDTA है, EDTA का इस्तेमाल करके भी हम ट्रिप्सिनाइजेशन कर सकते हैं, मतलब EDTA का इस्तेमाल करके भी हम डिसएग्रीगेशन कर सकते हैं। अब आपने डिसएग्रीगेशन कर लिया पूरे टिश्यू का। आफ्टर डिसएग्रीगेशन ऑफ द टिश्यू पीसेस और सेल इज कल्चर्ड, दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेट। अब आपने पूरी अच्छे से तोड़ लिया उस सेल्स को, तो अब आप उसको सबस्ट्रेट पे अटैच करेंगे, और सबस्ट्रेट पे अटैच करने के बाद द मोनोलेयर ऑफ सेल्स डेवलप फ्रॉम देम, दिस कल्चर इज नोन एज प्राइमरी कल्चर। और जैसे ही आप जो डिसइंटीग्रेटेड आपका एक्सप्लांट है उसको जैसे ही आप सबस्ट्रेट पर अटैच करेंगे, थोड़ी ही देर में आप पाएंगे कि मोनोकल्चर जो है धीरे धीरे उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और ये जो फर्स्ट कल्चर है, जो मोनोकल्चर है, ये प्राइमरी कल्चर कहलाएगा। और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द अवेलेबल सबस्ट्रेट बिकम्स ऑक्यूपाइड बाय मोनोलेयर, और थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे कि पूरे सबस्ट्रेट पे मोनोलेयर जो है वो डेवलप हो जाएगी, और प्राइमरी सेल कल्चर यहाँ पे आपका हो जाएगा, है ना। सेल्स फिर आता है सब कल्चर। तो सेल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द प्राइमरी कल्चर एंड इनोकुलेटेड और सीडेड इनटू अ फ्रेश वेसल, द कल्चर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेल लाइन। और यहाँ से फिर क्या होता है कि जैसे ही हमारा मोनोकल्चर आया, हमने सेल्स को यहाँ से हार्वेस्ट किया। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि बार बार मीडिया बदलना ज़रूरी है। तो मोनोकल्चर आने के बाद या प्राइमरी कल्चर होने के बाद जो हमारे सेल्स हैं उन्हें हम हार्वेस्ट करेंगे, यहाँ से अलग करेंगे, और वापस से एक फ्रेश वेसल के अंदर फ्रेश मीडिया में इनोकुलेट कर देंगे, और फिर वहाँ जो कल्चर आएगा ये सेल लाइन्स कहलाएगा, है ना। द प्रोसेस ऑफ इनोकुलेटिंग सेल कल्चर इनटू फ्रेश सेल कल्चर वेसल इज नोन एज सब कल्चरिंग। और जब एक बार हमारा कल्चर आया, प्राइमरी कल्चर आ गया, फिर प्राइमरी सेल लाइन्स आ गई, उसके बाद हम उठा करके इस कल्चर को जब नए कल्चर के नए वेसल के अंदर कल्चर के लिए डालते हैं तो ये कहलाता है सब कल्चर। ये आपको याद हो तो मैंने PTC में भी बताया था कि एक कल्चर आने के बाद उसे निकाल के फ्रेश मीडिया में डाल दिया, फ्रेश वेसल में डाल दिया, तो ये कहलाया उसका सब कल्चर, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ कंटिन्यूस सेल लाइन्स। अब फिर सेल लाइन्स किसे आएंगी? मोस्ट नॉर्मल सेल्स सर्वाइव एंड कल्चर फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 20 to 100 सेल जनरेशन्स। ज़्यादातर जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं, और वो ज़्यादातर 20 से 100 सेल जनरेशन्स तक सर्वाइव करते हैं। नॉर्मल सेल लाइन्स विल ग्रो फ्रॉम 8 to 100 सब कल्चर्स। और जो नॉर्मल सेल लाइन्स होती हैं वो 8 से 100 सेल कल्चर सब कल्चर तक ग्रो करती है, मतलब उनके 8 से 100 बार तक आप सब कल्चर कर सकते हैं। आफ्टर दिस मोस्ट ऑफ द सेल्स विल डाई बट सम विल ग्रो एंड proliferate to give rise to continuous cell lines. The phenomena that generates continuous cell line is called transformation. देखिए क्या होता है कि जब मोनोलेयर आई, प्राइमरी सेल कल्चर आया, आपने प्राइमरी कल्चर को उठा करके फिर फ्रेश मीडिया में फ्रेश वेसल में डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ इसकी सब कल्चरिंग हो गई, ठीक है। फिर सब कल्चर के बाद आप ये जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, जो कुछ नॉर्मल सेल्स होते हैं वो 20 से 100 सेल जनरेशन्स तक सर्वाइव करते हैं, और ज़्यादातर सेल्स को 8 से 100 बार सब कल्चर किया जा सकता है। मतलब कि एक बार आपने मोनोलेयर बनी, उसमें से उठाया और फिर फ्रेश कल्चर मीडिया में डाला, वहाँ फिर डेवलपमेंट हुआ, फिर उसका सब कल्चर किया, नए फ्रेश मीडिया में डाल दिया, फिर वहाँ डेवलपमेंट हुआ, फिर नए फ्रेश मीडिया में डाल दिया। ऐसा प्रोसेस नॉर्मल सेल्स के साथ आप 8 से 100 बार तक कर सकते हैं। लेकिन उस 100 बार के बाद ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो मरने लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो 100 बार के बाद भी 100 बार सब कल्चर होने के बाद भी नहीं मरते, ठीक है। तो ऐसे जो सेल्स होते हैं वो जनक कहलाते हैं,
वो जनरेट करते हैं कंटिन्यूस सेल लाइंस को, ठीक है, जो बार बार सब कल्चर के बाद भी नहीं मर रहे, वो किसको जनरेट करते हैं, कंटिन्यूस सेल लाइंस को। और ये जो फिनोमिना है कंटिन्यूस सेल लाइन जनरेट करने का, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। इन्हीं सेल लाइंस को यूज़ करके जो है ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, है ना। देन मेंटेनेंस ऑफ सेल लाइंस, सेल लाइन का मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे, हम ये तो सेल लाइन जनरेट हो गई, और सेल लाइन जनरेट, कंटिन्यूस सेल लाइन जनरेट होने का जो प्रोसेस है वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाया, है ना। देन कल्चर जो है ये जो सेल लाइन्स इनको प्रिजर्व किया जा सकता है, ताकि जब इस्तेमाल करें, मतलब इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े तो हम इससे ऑर्गन कल्चर वगैरह आगे डेवलप कर सकें। तो इनको प्रिजर्व किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में, है ना। आपको क्रायो प्रिजर्वेशन मैंने पढ़ाया था कल, क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स बताया था कि डाले जाते हैं, मटेरियल को प्रिजर्व करके रखते हैं, उस पर आइस की लेयर नहीं बनने देते। तो इसी तरह से इस सेल लाइन को भी हम प्रिजर्व कर लेंगे -196 पे। ये देखिए किस तरह से ये एक्सप्लांट का पहले ट्रिप्सिनाइजेशन किया, फर्स्ट कल्चर किया, प्राइमरी सेल कल्चर बना, प्राइमरी सेल लाइंस डेवलप हुई, ये मोनोलेयर आई, एक सेकेंड, यहाँ मोनोलेयर आई, है ना, प्राइमरी सेल लाइन डेवलप हुई मोनोलेयर से, फिर हमने सब कल्चर किया तो सेकेंडरी सेल लाइन डेवलप हुई, फिर टर्शरी, सेकेंडरी से टर्शरी। मैंने बताया ना 8 से 100 बार तक नॉर्मल सेल्स कल्चर किए जा सकते हैं, लेकिन जो 100 बार से भी ज़्यादा कल्चर हो सकते हैं और सेल लाइन डेवलप कर सकते हैं, उस सेल लाइन को हम कहते हैं कंटिन्यूस सेल लाइन। और उस तरह के जो प्रोसेस होती है कंटिन्यूस सेल लाइन डेवलप करने की, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर हम देखते हैं कि कंटिन्यूस सेल लाइन डेवलप होने के बाद भी कितनी वाइबिलिटी, कितने सेल्स सर्वाइव कर रहे हैं, उन सर्वाइव करने वाले सेल्स को हम क्रायो प्रिजर्व करके उस कंटिन्यूस सेल लाइन को हम स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि उसके ऊपर फिर हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, ऑर्गन कल्चर जो है वो डेवलप कर सके, ऑर्गन कल्चर उसका कर सके, आगे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कर सके, ठीक है ना। तो ये सेल लाइन का जो डेवलपमेंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है एनिमल टिश्यू कल्चर, ये ही बेसिक है एनिमल सेल कल्चर का, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है एनिमल टिश्यू कल्चर की, दी कल्चर्ड सेल लाइन बिकम होमोजीनियस, दैट इज सेल्स आर आइडेंटिकल आफ्टर 1 और 2 सब कल्चर। होमोजीनियस सेल लाइन्स मतलब एक जैसी सेल लाइन्स का डेवलपमेंट हो जाता है 1-2 सब कल्चर के बाद। होमोजीनियस जो सेल्स होते हैं वो बहुत यूजफुल है बहुत सारे पर्पस पूरे करने के लिए, एंड इट इज़ ईजी टू कैरेक्टराइज सेल्स फॉर साइटोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल स्टडी। और साइटोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल स्टडी के लिए इस तरह के होमोजीनियस सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कल्चर्ड सेल को हम एक पर्टिकुलर लिक्विड नाइट्रोजन में, जैसे मैंने क्रायो प्रिजर्वेशन में बताया था कि स्टोर करके रख सकते हैं। देन ड्यू टू डायरेक्ट एक्सेस एंड कॉन्टैक्ट टू सेल बायोलॉजिकल स्टडी कैन बी कैरिड आउट मोर कन्वीनियंटली। और सेल को प्रिजर्व करने के कारण जो उसकी बायोलॉजिकल स्टडी है वो भी हम अच्छे से कैरी कर सकते हैं। देन लिमिटेशंस क्या है एनिमल टिश्यू कल्चर की, नीड ऑफ एक्सपर्टाइज एंड टेक्निकल स्किल, एक्सपर्टीज़ और टेक्निकल स्किल की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। डेवलपमेंट एंड रेगुलर यूज़ ऑफ टिश्यू कल्चर जो है उसके लिए आपको एक ट्रेंड फैकल्टी चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता, आपको ट्रेंड स्टाफ चाहिए एनिमल सेल कल्चर कराने के लिए। देन कॉस्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा इसमें लगती है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा होता है डायरेक्ट यूज़ ऑफ एनिमल टिश्यू के डायरेक्ट यूज से 10 गुना ज़्यादा होता है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर का कंट्रोल्ड होना, जैसे पीएच, टेम्परेचर, डिजॉल्व गैसेस, डिस्पोजल ऑफ बायोहैज़ार्ड्स, ये सब कंट्रोल्ड मात्रा में होना चाहिए, है ना। अगर टेम्परेचर पीएच कुछ भी ज़्यादा हो गया तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। देन नेटिव इन वीवो कल्चर एग्जिस्ट इन अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ड्यू टू दिस दी सेल टू सेल इंटरेक्टिव कैरेक्टर्स आर लॉस्ट। और इन वीवो में ग्रो करने के कारण जो सेल एडिशन, सेल और सेल के 2 सेल्स के बीच का इंटरेक्शन होता है वो कई बार लूज हो जाता है। तो सेल एक प्रकार की, कभी कभी अगर ये प्रोसेस ठीक से ना हो तो एक प्रकार की एबनॉर्मलिटी डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो ये आपने देखा एनिमल सेल कल्चर, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की 2 बैकबोन्स मानी जाती हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, और जो सबसे मेजर बैकबोन है वो भी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी, इन पहियों पर ही बायोटेक्नोलॉजी पूरी की तरह घूमती है। तो ये आपने देखा किस तरह से हम एक्सप्लांट को पहले निकालेंगे, स्टरलाइज करेंगे, उसका डिसएग्रीगेशन करेंगे या तो ट्रिप्सिनाइजेशन से या मैकेनिकल मेथड से या EDTA से, और फिर किस तरह से उसको कल्चर मीडिया में डालेंगे। पहले जो फर्स्ट कल्चर आएगा वो हमारा प्राइमरी सेल कल्चर कहलाएगा, मोनोलेयर का डेवलपमेंट होगा, सबस्ट्रेट पूरा भर जाएगा मोनोलेयर से, प्राइमरी सेल लाइंस प्रोड्यूस होंगी, फिर उनको वहाँ से सेल्स को हार्वेस्ट करके और हम वापस से सब कल्चर करेंगे, नए कल्चर मीडिया नए वेसल में डेवलप करेंगे, सेकेंडरी सेल लाइंस का डेवलपमेंट होगा, फिर इसी तरह से फिर सब कल्चर करेंगे, टर्शरी सब लाइन का सेल लाइन का डेवलपमेंट होगा। ऐसे करते करते हमारा जो नॉर्मल सेल है वो 8 से 100 जनरेशन तक सब कल्चर किया जा सकता है। लेकिन जो सेल इससे भी ज़्यादा सब कल्चर किए जा सकते हैं वो जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूस सब सेल लाइंस डेवलप करते हैं, और कंटिन्यूस सेल लाइंस को हम प्रिजर्व करते हैं। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस सेल लाइंस के डेवलपमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, और कंटिन्यूस सेल लाइंस का प्रिजर्वेशन हम क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड द्वारा कर सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े तब इनसे ऑर्गन कल्चर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एनिमल सेल कल्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।